नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, सहायक प्राध्यापक, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन बाड्रा, डिस्ट्रिक्ट चरखी-दादरी। आज का हमारा टॉपिक है चुनाव आयोग एवं चुनाव प्रक्रिया। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है चुनाव आयोग एवं चुनाव प्रक्रिया। भूमिका: भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। एक लोकतांत्रिक देश में समयबद्ध चुनाव होने अनिवार्य है, ताकि नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सके। भारत में चुनाव कराने का कार्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, जिसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 324 में की गई है। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। यहाँ इस आयोग की रचना, शक्तियां एवं कार्यों का वर्णन किया गया है। रचना: संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, किंतु संविधान में चुनाव आयुक्तों की संख्या निश्चित नहीं की गई है, बल्कि यह मामला राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्त होंगे, जिनकी संख्या राष्ट्रपति समय समय पर तय करेगा। यदि चुनाव आयोग में एक से अधिक आयुक्त हैं, तो वह मुख्य चुनाव आयोग का सभापति होता है। राष्ट्रपति को चुनाव आयोग की सहायता के लिए लोकसभा एवं राज्य विधानमंडलों के चुनाव से पूर्व क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त नियुक्त करने का अधिकार है। राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्मित कानून के अनुसार चुनाव आयुक्त एवं क्षेत्रीय चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल तथा सेवा संबंधी शर्तें निश्चित करता है। भारत में 1989 से पूर्व चुनाव आयोग एक सदस्य होता था, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 में कांग्रेस सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने 2 अन्य आयुक्तों को नियुक्त करके चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया था। 2 जनवरी 1990 को राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने पुनः चुनाव आयोग को एक सदस्यीय बना दिया, परंतु कांग्रेस पार्टी की सरकार के पुनः सत्तारूढ़ होने के बाद 2 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके चुनाव आयोग को फिर से बहुसदस्यीय बना दिया। संसद ने इस अध्यादेश को 20 दिसंबर 1993 को अधिनियम का रूप दे दिया, जिसके द्वारा चुनाव आयोग बहुसदस्यीय बन गया। नियुक्ति: चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के मामले पर संविधान सभा में काफी विचार विमर्श किया गया था, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि चुनाव आयोग में एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र सभापति तथा सभी राष्ट्रीय दलों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में रहें, एवं दूसरा सुझाव यह दिया गया था कि इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाए, किंतु संसदीय स्वीकृति मिलने पर ही इसे लागू किया जाए। अंत में काफी वाद विवाद के बाद यह निश्चित किया गया था कि चुनाव आयोग में मुख्य आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इस प्रकार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। साथ ही चुनाव आयोग के परामर्श से क्षेत्रीय चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल: संसद ने 1995 में चुनाव आयोग के कार्यकाल संबंधी एक कानून बनाया, जिसके अनुसार चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित किया गया। इस कानून में यह व्यवस्था की गई कि यदि 6 वर्ष के कार्यकाल से पहले इनकी आयु 65 वर्ष हो जाएगी, तो यह अपने पद से अवकाश ग्रहण कर लेंगे, अर्थात 6 वर्ष की अवधि 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक चुनाव आयुक्त अपने पद पर बने रहते हैं। चुनाव आयुक्तों की पदच्युति: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयुक्तों को पद से हटाने की व्यवस्था की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की विधि को ही अपनाने की व्यवस्था की गई है। इसका अभिप्राय यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से तभी हटाया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन अलग-अलग विशेष बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दें। अन्य चुनाव आयुक्तों या क्षेत्रीय चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह से उनके पद से हटा सकता है।
वेतन तथा सेवा शर्तें। चुनाव आयुक्त के वेतन भत्ते व सेवा शर्तें समय समय पर संसद द्वारा तय किए जाते हैं। संसद द्वारा निर्मित कानून द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों को 2,50,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त इन्हें रहने के लिए निवास स्थान भी दिया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों को पेंशन व अन्य भत्ते भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान दिए जाते हैं। चुनाव आयोग की शक्तियां एवं कार्य। नंबर 1, निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन। निरंतर बढ़ती जनसंख्या व अन्य कई कारणों से 10-10 वर्षों के अंतराल पर होने वाली जनगणना के पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कराया जाता है। यह कार्य एक 3 सदस्यीय परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस आयोग का अध्यक्ष स्वयं मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। इसके शेष 2 सदस्य सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। इस आयोग के निर्णय को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नंबर 2, मतदाता सूचियां तैयार करना। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया है। पहले मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष थी, किंतु आगे चलकर 61वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आज प्रत्येक नागरिक को इसकी आयु 18 वर्ष की हो चुकी है। मत देने का अधिकार प्राप्त है। चुनाव आयोग का एक मुख्य कार्य यह निश्चित करना है कि कोई भी मताधिकार योग्य व्यक्ति मताधिकार से वंचित न रहे। इसलिए वह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव से पूर्व मताधिकार की सूचियों को तैयार कराता है। नंबर 3, राजनीतिक दलों का पंजीकरण। दिसंबर 1988 में भारतीय संसद में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 में संशोधन करके यह व्यवस्था की कि प्रत्येक राजनीतिक दल का चुनाव आयोग द्वारा पंजीकरण किया जाना आवश्यक है। 1951 की जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में हुए संशोधन के अनुसार जो राजनीतिक दल पंजीकृत नहीं होगा उस राजनीतिक दल के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। नंबर 4, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। भारत में बहुदलीय प्रणाली मौजूद है। यहाँ अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के राजनीतिक दल मौजूद हैं। यहाँ नए नए राजनीतिक दल बनते बिगड़ते रहते हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग नए दलों को मान्यता देता है। वह राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय स्तर का दल घोषित करता है। नंबर 5, चुनाव चिन्ह प्रदान करना। भारत में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अतिरिक्त निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ते हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को स्थायी अथवा संरक्षित चुनाव चिन्ह तथा निर्दलीय उम्मीदवारों को अस्थायी चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। चुनाव आयोग चुनाव चिन्हों के बारे में उत्पन्न विवादों तथा दावों को सुनता है तथा उनका निपटारा भी करता है। नंबर 6, चुनाव अधिसूचना की घोषणा करना। चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य है चुनाव कराने के लिए चुनाव तिथियों की घोषणा करना। वह उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भरने, नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल करने, नामांकन पत्र वापस लेने, मतदान करने व मतगणना करने की तारीख निश्चित करता है। आयोग इस बात को भी तय करता है कि चुनाव कितने चरणों में कराया जाए, जिससे कि सभी नागरिक अपने मत का प्रयोग सही तरीके से कर सकें। नंबर 7, चुनावों का निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण। संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा स्थानीय संस्थाओं के अलावा सभी प्रकार के आम चुनावों, मध्यावधि चुनावों व उपचुनावों के निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का कार्य चुनाव आयोग को प्रदान किया गया है। देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा चुनाव का निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण जरूरी है।
नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सुरक्षा तथा मतों की गणना। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव के लिए मतदान हो जाने के बाद निर्वाचन आयोग के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सुरक्षा की व्यवस्था करता है और निर्धारित तिथि को मतों की गणना करवाता है। नंबर 9, चुनाव को रद्द करना। किसी चुनाव की तिथियों की घोषणा हो जाने के पश्चात चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में चुनाव आयोग चुनाव को स्थगित भी कर सकता है। नंबर 10, पुनः चुनाव कराने का आदेश। चुनाव आयोग द्वारा अनेक निर्वाचन क्षेत्रों और इनके अंदर आने वाले मतदान केंद्र अति संवेदनशील घोषित कर दिए जाते हैं, जिनमें सावधानीपूर्वक चुनाव कराया जाता है। इसके बावजूद भी चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा अनुचित साधनों का उपयोग किया जाता है। चुनाव आयोग जांच पड़ताल के बाद उन मतदान केंद्रों पर हुए मतदान को रद्द करके पुनः मतदान कराने का आदेश देता है, जहां अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 11, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना। चुनाव आयोग राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था करता है। इसके लिए यह नई दिल्ली में एक चुनाव अधिकारी एवं अलग-अलग राज्यों की राजधानियों में सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त करता है। चुनाव आयोग मतदाता सूचियां तैयार करवाता है तथा इन चुनावों के लिए तिथियों की घोषणा करता है। नंबर 12, अन्य कार्य। इनके अलावा चुनाव आयोग अन्य कार्य भी करता है, जैसे वह उम्मीदवारों के चुनाव खर्च तय करता है, आचार संहिता तैयार करता है, वह इसे लागू करता है, मतदाताओं के पहचान पत्र तैयार कराता है, चुनाव प्रचार के नियम तय करता है, वह निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है। भारत में चुनाव प्रक्रिया। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित चुनाव प्रक्रिया के अनुसार चुनाव कराए जाते हैं। चुनाव प्रक्रिया, जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, यह ऐसी प्रक्रिया है जो अनेक चरणों से होकर गुजरती है। भारत में अपनाई जाने वाली चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किया गया है। भारत में चुनाव प्रक्रिया के निम्न चरण हैं। नंबर 1, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। प्रत्येक जनगणना के पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से सीमांकन किया जाता है। यह कार्य एक आयोग द्वारा किया जाता है, जिसे परिसीमन आयोग कहा जाता है। इस आयोग में 3 सदस्य होते हैं और 2 सर्वोच्च न्यायालय से सेवारत या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एवं तीसरा स्वयं मुख्य चुनाव आयुक्त। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के विषय में इस आयोग का निर्णय अंतिम होता है, क्योंकि इस आयोग के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नंबर 2, मतदाता सूचियों की तैयारी। चुनाव आयोग द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूचियां तैयार कराई जाती हैं। इन सूचियों में निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके सभी व्यक्तियों के नाम शामिल होते हैं। प्रत्येक आम चुनाव से पूर्व मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है, अर्थात इन सूचियों में नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं और दिवंगत हो गए मतदाताओं के नाम हटा दिए जाते हैं। जो मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में चला जाता है, उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है। नंबर 3, चुनाव की उद्घोषणा। चुनाव आयोग समय रहते लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव की घोषणा करता है, जिसमें हर कार्य के लिए तिथियां निर्धारित कर दी जाती हैं, जैसे नामांकन पत्र दाखिल करना। चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति, यदि वह निर्धारित योग्यता रखता है, तो वह रिटर्निंग अधिकारी से निर्धारित प्रपत्र लेकर उसे भरकर उसके पास जमा कर सकता है। प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र पर प्रस्तावकों व अनुमोदकों के हस्ताक्षर कराने होते हैं।
नामांकन पत्र के साथ में उम्मीदवार को निर्धारित धनराशि जमानत के रूप में जमा करानी होती है। यदि वह चुनाव में निर्धारित संख्या में मत प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। नामांकन पत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार को एक शपथ पत्र भी दाखिल करना होता है, जिसमें उसे अपनी शैक्षणिक योग्यता, आपराधिक पृष्ठभूमि व चल अचल संपत्ति का विवरण भी देना होता है। नंबर 6, नामांकन पत्रों की जांच। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा समस्त नामांकन पत्रों की जांच की जाती है। जांच के समय उम्मीदवार मौजूद रहते हैं। यदि किसी नामांकन पत्र में कोई गंभीर त्रुटि पाई जाती है तो उसे रद्द कर दिया जाता है। नंबर 11, नामांकन पत्रों की वापसी। यदि कोई उम्मीदवार किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ना चाहता तो वह आवेदन पत्र प्रस्तुत करके चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अपना नामांकन पत्र वापस ले सकता है। इसी के साथ उसे जमानत राशि भी वापस मिल जाती है। इसके बाद शेष रह गए उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित कर दी जाती है। नंबर 6, मतदान केंद्र व मतदान अधिकारियों की व्यवस्था। निर्धारित तिथियों को मतदान कराने के लिए मतदान केंद्रों में मतदान अधिकारियों की व्यवस्था की जाती है। मतदाताओं की संख्या और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किसी स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला में मतदान केंद्र स्थापित किए जाते हैं और प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान कराने के लिए पीठासीन अधिकारियों व पोलिंग अधिकारियों की तैनाती की जाती है। नंबर 8, मतदान। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित तिथि पर मतदाताओं द्वारा मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान किया जाता है। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा समय भी निर्धारित किया जाता है। नंबर 6, मतगणना व परिणामों की घोषणा। मतदान समाप्त होने पर मतपेटियां या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को सीलबंद करके सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाता है। इसके पश्चात चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को रिटर्निंग अधिकारियों की मौजूदगी में मतों की गणना की जाती है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव में मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाती है, लेकिन लोकसभा व राज्यसभा के चुनाव में मतदान और मतगणना के बीच कई दिनों का अंतर हो सकता है। नंबर 4, चुनाव व्यय का विवरण देना। चुनाव समाप्त होने के 45 दिन के भीतर सभी उम्मीदवारों को चुनाव में खर्च किए गए धन का लेखा जोखा प्रस्तुत करना होता है, जिसकी चुनाव आयोग द्वारा जांच पड़ताल की जाती है। यदि कोई उम्मीदवार चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित धनराशि से अधिक धन चुनाव में व्यय करता है तो उसे दंडित किया जाता है। नंबर 5, चुनाव याचिकाएं दायर करना। यदि चुनाव में पराजित किसी उम्मीदवार को ऐसा लगता है कि विजेता उम्मीदवार ने चुनाव जीतने के लिए अनुचित या अवैधानिक साधनों का प्रयोग किया है, तो वह उसके विरुद्ध राज्य के उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। यदि विजयी उम्मीदवार दोषी पाया जाता है तो न्यायालय द्वारा उसका चुनाव निरस्त कर दिया जाता है और नियमानुसार उस पर आगामी 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है। इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद। जय हिंद।